फजर की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद वह ढीले कुर्ते में सर पर दुपट्टा ओढ़े जैसे ही कमरे से बाहर आई उसे बेगम साहिबा ने आवाज दी। हिबा वो फौरन से पलटकर उन्हें देखती, अदब से सलाम करती, उनके गले लग गई। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नसीब बुलंद करे। वो मोहब्बत से उसके माथे को चूमती ढेरों दुआएं देने लगी। आप कमरे से बाहर क्यों आई? मैं आपके पास ही तो आ रही थी। हिबा परेशान होकर बोली। वो ऐसी ही थी, नर्म दिल, मोहब्बत करने वाली, सबकी फिक्र में घुलने और सबका ख्याल रखने वाली। और फिर यहाँ तो बात बेगम साहिबा की थी, जिन्होंने उस यतीम के सर पर तब हाथ रखा था जब उसके अपने भी उसे भूल गए थे। वहीं उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी दोस्त, सब कुछ थी। मुझे मालूम है तुम मेरे पास ही आ रही थी। वह शफकत से उसका पुरनूर चेहरा हाथों में लिए ममता से बोली। खैर, अल्तमश रात ही शहर से आया है। इस वक्त मुलाजमा पीछे हवेली में मेरे साथ दूसरे काम में मसरूफ है। तो मेरी बच्ची जरा अल्तमश को नाश्ता दे दो, वो भूख के मामले में बहुत ज्यादा गुस्सीला है। तुम जानती हो वक्त पर उसका कोई काम ना हो तो हवेली में तूफान मचा देगा। यह कहती बेगम साहिबा जहां मुस्कुराई थी। जैसा आपका हुक्म अम्मा बेगम। वो मासूमियत से सर झुकाती उनके हुक्म की तकमील करते किचन में आ गई। अरे हिबा, क्या यह नाश्ता अल्तमिश के लिए तैयार कर रही हो? क्योंकि तुम तो हॉस्पिटल 8 बजे तक जाती हो और अभी 7 बजे हैं। तभी साजिश्ता बीवी वहां आती पूछने लगी। जी अम्मा बेगम ने मुझे कहा तो मैं, उसने सादगी से कहा। शुक्र है तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया है, ऐसा हंगामा मचा रखा है। जाओ जल्दी जाओ उसका नाश्ता लेकर। वो खफकी से कहती चली गई तो हिबा सर झुकाती नाश्ता लेकर उसके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। तभी दरवाजा 1 सेकंड में खुला, जिसे सामने वाले को पूरा यकीन था कि दरवाजे के उस पार वही खड़ी हो। हिबा की सांसें थम गई। ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ही टी शर्ट पहने, चौड़े शाने, गुस्से से भरा चेहरा, बिखरे बाल, आंखों में सुर्खी लिए वो उसे ही घूर कर देख रहा था। क्या है? अल्तमिश की गरजदार आवाज गूंजी। चाहकर भी वह अपने लहजे में हिबा के लिए वह रोप, वो घन गरज नहीं ला पाया जो दूसरों से बात करते हुए भी उसके लहजे का आम हिस्सा होता था। हिबा के मामले में वह सदा से नर्म लहजा, मोहब्बत करने वाला था। उसकी एक झलक ही सरदार अल्तमिश बस्तार को मोम की तरह पिघला देने की ताकत रखते थे। नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। वो ट्रे सामने कर गई। नहीं है भूख मुझे। यह ख्याल रात को क्यों नहीं आया? तब भी मैं भूखा ही था शायद। वो मुंह फुलाए बोला। आवाज थोड़ी नर्म हो गई तो मुलाजमा से कह देते, अगर आपको भूख लगी थी तो। इतनी रात गए मैं कैसे आपके कमरे में आपके लिए खाना ला सकती थी? वो जोर देती बोली। जरूरी नहीं है हर भूख का ताल्लुक पेट से हो, कुछ तलब निगाहों की भी होती है जो किसी के दीदार से मिटती है। वो बेपसी से उसके झुके सर को देखता बोला। जब वो सुर्ख चेहरा लिए उसकी बातों की गहराई को अच्छे से समझते नाश्ता लिए एक कदम आगे बढ़ी, वो जो दरवाजे पर पहाड़ जैसा खड़ा था आहिस्ता से रास्ते से हट गया। वो सीधी अंदर आती ही नाश्ता मेज पर रखती पलट कर जाने लगी। उसकी इन बातों का हिबा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस जल्द से जल्द उसके सामने से गायब हो जाना चाहती थी। सुनो हूर, उसने बेसाख्ता आवाज दी। हिबा के कदम थम गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। जी सरदार। बिना उसकी सिमट पलटे वह बोली। अल्तमिश की गहरी निगाहें उसका जायजा ले रही थी। सफेद रंग के पाकीज़ा रंग में उसका मोमी नूर जैसा नूरानी मुजस्समा अल्तमिश के दिल की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर रहा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया।
अच्छी लग रही हो। जज्बों से पुर लहजा लिए वो दिल का बात जबान की नजर करता दरवाजा बंद कर गया। हिबा सख्ती से आंखें मीचती आगे बढ़ गई। सरदार वली बुदार नेक उसूल परस्त और इंसाफ पसंद सरदार थे। हक और सच का साथ देने वाले। उन्होंने कभी गरीब और अमीर इंसान में फर्क नहीं किया। जब भी कोई फैसला किया हमेशा सच का साथ दिया। यही वजह थी कि उनका इकलौता बेटा अफजल बुदार, जो कि बाप के बाद सरदारी का दर्जा रखता था, हमेशा माँ बाप के सामने उनके फैसलों पर सर झुकाए खड़ा रहा। कभी कोई जिद नहीं कही, जो कहा चुपचाप मान लिया। उसके मुकाबिल उनकी छोटी बहन नूर की फितरत में थोड़ी जिद और खुदसरी थी, जिसे सरदार वली अपने रोब से हमेशा दबाकर रखते थे। लेकिन किसे पता था कि एक रात वो चुपके से सब कुछ छोड़ जाएंगे। अचानक हुई इस मौत से सरदार बेगम साहिबा तो जैसे गुमसुम हो गई। 2 बच्चों का साथ भरी जवानी और जिंदगी का सफर, यह जिम्मेदारियां बड़ी कठिन थी। लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने तमाम गांव की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली। रिश्तेदारों, गांव वालों और जानने वालों के लिए जितने सरदार वली अहम थे, इतनी ही सरदार बेगम अहम हो गई। लोग उनका असल नाम तकरीबन भूल गए थे। सब उन्हें अम्मा बेगम, सरदार बेगम, बेगम साहिबा कहने लगे। उनका हुक्म सबके लिए अहम माना जाने लगा। वक्त के साथ बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने ही करीबी जानने वालों में अफजल के लिए साजदा को पसंद किया और उसे ब्याह कर हवेली ले आई। शादी के कुछ माह बाद ही हवेली में खुशियों की जैसे बहार आ गई। साजदा उम्मीद से थी। सरदार बेगम ये खबर सुनते ही अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। वो दादी बनने वाली थी। अगले 2 दिन तक हवेली में खुशियां मनाई गई। सदके खैरात किए गए। हर कोई उन्हें और साजिदा को मुबारकबाद पेश कर रहा था। इसी दौरान नूर की शादी की भी बात चलने लगी, जो किसी रिश्ते पर तैयार ही नहीं होती थी। असल बात तो तब पता चली जब सरदार बेगम सख्ती से पेश आई। वो किसी लड़के को पसंद करती थी जो शहर में एक बड़े बाप का बेटा था। हकीकत जानकर सरदार बेगम को जबरदस्त झटका तो लगा, लेकिन शौहर और बेटे की इज्जत की खातिर उन्होंने खुद को संभाला और समझदारी से काम लेते हुए नूर को उसकी पसंद के साथ शहर रुखसत कर दिया। अफजल को बिरादरी से बाहर शादी पर ऐतराज तो बहुत था, लेकिन माँ के सामने वह भी खामोश रहा। दोनों बच्चे अपने घर को हो चुके थे और खुश थे, और फिर अल्तमिश की पैदाइश ने उनकी खुशियां दोबाला कर दी। सरदार बेगम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अल्तमिश, जो बहुत ही खूबसूरत ब्राउन आंखों और शहजादों के से नक्श रखने वाला हवेली भर का लाडला था, हर कोई उसकी नज़र उतारते नहीं थकता था। अफजल और सरदार बेगम अपने रब के हुजूर जितना शुक्र करते कम था कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में अल्तमिश जैसी नेमत जो अता की थी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन अल्तमिश के बाद साजदा और अफजल की जिंदगी में फिर कोई औलाद की खुशी नहीं आई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना था जो अल्लाह की मर्जी। सरदार बेगम के दिल में एक पोती की कसक हसरत बन गई। वो अपने अल्लाह से एक चांद सी पोती की ढेरों दुआएं करती। वहीं अफजल को जैसे अब किसी और चीज की तमन्ना नहीं रही। एक बेटा वली वारिस और सरदारी और जागीर जायदाद के लिए जरूरी था। वो अल्तमिश की सूरत में रब ने उन्हें अदा कर दिया। गांव में एक मजार था, जिसके उर्स में गांव की एक बड़ी तादाद लोगों के उस उर्स में शामिल हुई थी। तरह तरह के लोग आए थे, वहां नजर आ रहे थे। कोई चादर चढ़ा रहा था, कोई दुआएं करता नजर आ रहा था, और कोई लंगर बांट रहा था, तो कोई झोली फैलाकर आने जाने वालों से नजराना मांग रहा था।
सरदार बेगम भी चादर चढ़ाकर दरगाह से जैसे बाहर आई तो एक तरफ उन्हें कोने में छोटे से बच्चे की बहुत तेज रोने की आवाज आई। अरे चुप हो जाओ बदनसीब, यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं है, तुझे कहाँ से पालें? इस कर्द आवाज पर सरदार बेगम और उनकी मुलाजमा चौंक कर पलटी। वो शायद उस मजार का मजावर था जो छोटी सी चादर में लिपटे बच्चे को झिड़कता हाथों में लिए जोर जोर से हिलाता बोल रहा था। अरे इतने कमसन बच्चे को ऐसे क्यों कह रहे हो? शायद इसे भूख लगी है, इसकी माँ से कहो इसे दूध पिलाए। सरदार बेगम रह ना सकी और उसके पास आती नाराजगी से बोली, सरदार बेगम यह एक बिन माँ की बच्ची है जिसका कोई वाली वारिस नहीं। इसे कल कोई यहाँ इस दरख्त के पास रात के अंधेरे में छोड़ गया। पता नहीं वह कौन बदनसीब माँ बाप थे जिन्होंने इस रहमत की कदर ना की। कल रात से यह बच्ची मेरे पास है, रो रो कर हलकान हुई जा रही है, ना ही दूध पीती है ना ही संभलने में आ रही है। अल्लाह जाने इसका नसीब क्या है। मजावर उसे हिलाता अफसुर्दगी से बोला। लेकिन सरदार बेगम को उसके जुमले नेजे की मानी दिल में पैवस्त होते महसूस हुए। वो तो जैसे तड़प ही गई। ऐसे मत कहो, हो सकता है मेरे रब ने इस बच्ची के नसीब में बहुत अच्छा लिखा हो, तभी तो यह यहाँ चली आई। वो मजावर के हाथ से बच्ची को लेते ममता से भरे लहजे में बोली। चादर हटाकर उसे देखा जो 14वीं के चांद की तरह रोशन दिखाई दे रही थी। एकदम गुलाबी खूबसूरत नकूच वाली जिसकी पेशानी बहुत रोशन थी। उनकी गोद में आती जैसे वह चुप होती सो गई। सरदार बेगम को इतनी हसीन बच्ची देखकर गहरा सदमा हुआ। वो उन्हें कोई ऊंचे घराने की रहमत मालूम हुई, जिसने इस रहमत को बोझ समझकर यहाँ फेंक दिया था। यह बच्ची मेरे साथ जाएगी मेरी हवेली। सरदार बेगम ने हुक्म दिया। आप बहुत बड़े दिल की मालिक है सरदार बेगम, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। आपने एक यतीम लावारिस बच्ची के सर पर हाथ रखकर उसके नसीब खोल दिए। वो मुजावर उन्हें दुआएं देता मस्त मगन झूमता चला गया। सरदार बेगम उस बच्ची को बहलाती हुई अपनी गाड़ी में आ बैठी। उसे अपनी बाहों में भरे जिस मोहब्बत और अपनायत का उन्हें एहसास हो रहा था वो बयान करना मुश्किल था। सारे रास्ते वह उसे अपने सीने से लगाए बैठी रही। अरे यह बच्ची किसकी है अम्मा बेगम? तभी अफसल 5 साल के अल्तमिश के उंगली थामे वहां आते ही पूछा। बेगम साहिबा बोली, यह मेरी बेटी है, मेरी छोटी सी प्यारी पोती, मेरा सब कुछ। वो मोहब्बत से डूबे लहजे में बोली। मैं समझा नहीं। वो हैरानी से बच्ची को देखते हुए बोले, मतलब कि आज से यह तुम्हारी भी बेटी है? अम्मा बेगम मुस्कुराई। अरे अम्मा बेगम, पता तो चले यह बच्ची किसकी है, कहाँ से आई है। और फिर सरदार बेगम ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसे अफसोस के साथ दुख भी हुआ। वह बच्ची सचमुच चांद का टुकड़ा थी। सरदार बेगम ने मुलाजमा से कहकर गांव की एक औरत जो हाल ही में जचकी के मराहिल से गुजरी थी, उसे बुलवाया और इस बच्ची को दूध पिलाने की जिम्मेदारी उसे तब तक दी जब तक उसका कोई और हल निकल नहीं आता। अम्मा बेगम अगर कल को उसके कोई वारिस निकल आए और उन्होंने हक जताया तो अफजल गहरी संजीदगी से बोला, तब का तब देखी जाएगी। अगर कोई निकल भी आया तो उसका ऐसा हशर करूंगी कि मुंह छुपा कर भागेंगे। अम्मा बेगम के इतने खतरनाक अंदाज देखकर अफजल मुस्कुरा उठे। सरदार बेगम ने उस बच्ची के सर से कई नोट वार कर गरीबों में बांटे, सदके किए। वो पेट भरकर दूध पीने के बाद ऐसे चैन की नींद सोई जैसे अपनी माँ की आगोश में हो। अम्मा बेगम, यह तो बिल्कुल बिल्ली का बच्चा है, मुलायम सा सफेद गोरा। इसका नाम क्या है?
छोटे से अल्तमिश को वो बच्ची बहुत पसंद आई थी। वो पुरशौक नजरों से उसे देखता बोला, हाँ बिल्कुल जैसा मेरा शेर अल्तमिश है, यह भी बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी है। वो मुस्कुराकर उसका गाल चूमती बोली, इसका नाम हिबा है, हुरो के जैसी। उन्होंने उसे मतलब समझाया, क्या मैं इसे गोद में उठा लूं? वो मासूमियत से बोला। सरदार बेगम मुस्कुराती हुई हिबा को उसकी गोद में ले गई, जो खुशी से चहकता उसे प्यार करने लगा। वक्त अपनी चाल चलता आगे बढ़ रहा था। सरदार बेगम की शफकत के साए में दोनों बच्चे पलकर अब तेजी से बड़े हो रहे थे। अल्तमिश की रगों में जहां सरदारों का खून था, वहीं उसका मिजाज भी उन जैसा था। वो हिबा पर अपनी पूरी मलकियत दिखाता था। जहां वो नन्ही परी ढेरों मासूमियत लिए उसकी दोस्त हमराज उसका सब कुछ थी, वहीं वो उस पर कड़ी निगरानी के साथ उसके साए की तरह भी रहता था और हर पल उसकी हिफाजत भी करता। उसे कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, किसके सामने आना है और किससे बात नहीं करना, कौन सा काम नहीं करना। अम्मा बेगम से पहले वह उसके सामने जवाबदेह होती थी। हिबा के मामले में वो आहिस्ता आहिस्ता इतना हसास हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। वो सब यही समझते थे कि वो अपने दादा सरदार की खूबियां रखता है, लेकिन वह तो मासूमियत और लड़कपन में ही किसी और नगरी में चल पड़ा था, जिसका एहसास और किसी को तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सरदार बेगम को जरूर हुआ। वह दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के बहुत नजदीक आते एक दूसरे के आदी भी होते जा रहे थे, जो सरदार बेगम को अब एहतियात की नज़र से देखने पर मजबूर करने लगा। हिबा तो चलो मासूम कमसिन थी, लेकिन अल्तमिश वो तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने जा रहा था। उन्हें अब संजीदगी से सोचना पड़ा और इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी आला तालीम के लिए लंदन जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में बहुत सख्त जिम्मेदारियां थीं जिन्हें उसे देखना था और इसके लिए उसे सख्त इम्तिहान से गुजरना था। इसलिए एक शाम उन्होंने बहुत खामोशी से इस फैसले से सबको आगाह कर दिया। किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन अल्तमिश बहुत खामोशी से सबके बीच उठकर अपने कमरे में चला गया। वो समझ गई कि उसे हिबा से दूर जाने का गम है। जाहिर है बचपन से दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक और सारा दिन का साथ रहता था। अब ऐसे में अलग होना, यह गम कोई कम तो नहीं था। लेकिन उनके फैसले के सामने वो चुप होता सर झुका गया। 10 से 12 साल जब पराए देश में गुजार कर आएगा तो सब भूल जाएगा। वक्त के साथ झन पर बचपन की तमाम यादें मिट जाएंगी, तो एक बुर्दबार मर्द की तरह निखर कर मजबूत और ताकतवर बनकर एक नए रूप में सबके सामने उजागर होगा। फिर सब ठीक हो जाएगा। खुद को तसल्ली देती वो गहरी संजीदगी से सोच रही थी। लेकिन अचानक अफजल के हादसे से होने वाली मौत की खबर सुनकर तो जैसे हवेली में कोहराम मच गया। जवानी में शौहर की मौत और अब बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें जीते जी मार गया। अल्तमिश को सीने से लगाया। वह अपने बेटे के जनाजे पर दहाड़े मार मार कर ऐसा रोई कि सबकी आंखें अश्कबार हो गई। अब वही उनका सब कुछ था, उनकी जिंदगी का कुल सरमाया। उनकी शख्सियत की बुलंदोबाला इमारत अल्तमिश के सहारे ही अब खड़ी थी। वो उनकी उम्र भर की कमाई था, जिसे वह किसी भी हाल में अब उजड़ता नहीं देख सकती थी। जिंदगी एक बार फिर उन्हें भारी जिम्मेदारी सौंप गई, जिन्हें खुशी या फिर गम जैसा हो निभाना था, और उन्हें जिम्मेदारियों को निभाते कितना वक्त गुजर गया, यह कोई सरदार बेगम से पूछता। कल के बच्चे जवानी की दहलीज पर खड़े अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। सालों बाद अल्तमिश जब वतन वापस लौटा तो उसे देखकर तो अम्मा बेगम हैरान ही रह गई। 6 फट से निकलता कद काट इंतहा का वजी, कसरती मजबूत जिस्म, जहानत से चमकती रोशन स्या खूबसूरत आंखें। उसे देखकर हवेली के ही नहीं, गांव की हर औरत, लड़की, यहाँ तक कि मर्दों ने भी दांतों में उंगलियां दे दी। उस जैसा शायद ही किसी औरत के खूबरू मर्द जना हो।
सरदार बेगम तो उसकी नजर उतारते उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। साजदा बीवी भी अपने शानदार बेटे पर वारी सदके जा रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें कई सालों बाद भी हवेली आकर किसी के दीदार को तरस रही थी। वो बेताबी से यहाँ वहाँ देखता किसी को ढूंढ रहा था। क्या बात है मेरे लाल, किसे ढूंढ रहे हो? सरदार बेगम उसके बिखरे घने बाल समेटते बोली। वो नजर नहीं आ रही। क्या उसे मेरे आने का इल्म नहीं? वो लहजे में गहरी संजीदगी और सख्ती लिए पूछने लगा। सरदार बेगम का चेहरा तो एक पल में साकेत रह गया। फिर वो जबरन खुद को संभालती आहिस्ता से बोली, बताया था ना, वो अब एक काबिल डॉक्टर बन गई है। गांव के सरकारी अस्पताल में जाती है। वहां गांव के तमाम लोगों का मुफ्त इलाज करती है। अभी भी वही है, बस थोड़ी देर में आती होगी। उनकी तफसील पर भी शायद वो मुतमाइन नजर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी खड़ा होता बोला, मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। उसकी जल्दबाजी को देखकर सरदार बेगम तो हक रह गई। इसका मतलब वो इतने सालों गुजारने के बाद अब तक वहीं खड़ा था, उसी राह का मुसाफिर बनकर। तभी हिबा मुस्कुराकर सलाम करती अंदर दाखिल हुई। कांच की सी बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें, गुलाबी गुलाबी गोरा रंग, खड़ी नाक, रोशन पेशानी, लंबे भूरे बाल, नाजुक सरापा, सबसे बढ़कर उसका पाकीज़ा पुरनूर चेहरा। अल्तमिश तो दंग उसे देखता का देखता ही रह गया। सालों दूर रहने के बाद भी वह एक पल को उसकी याद, उसके वजूद से गाफिल नहीं हुआ था। हिबा को सामने देखकर उसका दिल जोरों से धड़का। एक अजीब जरूर में मुब्तला उसे खुशी दे रहा था। सरदार, कैसे हैं आप? वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती धीमे लहजे में पूछ रही थी। अल्तमिश को लगा जैसे उसका दिल फड़फड़ा कर हिबा के कदमों में जा गिरेगा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मोहब्बत और जज्बे से भरे लहजे में वो नजरें यूं साकित और मुंजमद किए उसे देख रहा था, जैसे महवे इबादत हो। उसके मुकाबले में हिबा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खुश अखलाकी से पेश आती अपने कमरे में चली गई और अम्मा बेगम खामोशी से बस देखती रही। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? वो खुद से कहती दुपट्टा ओढ़कर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अल्तमिश को खड़ा मुस्कुराता देख वो कांप गई। सरदार, आप? हाँ, मैं यह कॉफी लाया था बनाकर कि दोनों मिलकर साथ पिएंगे। अंदर आ जाओ। हाथ में कॉफी के 2 मग पकड़े वह चमकती आंखों से इजाजत मांग रहा था। इतनी रात को आपका मेरे कमरे में आना कुछ मुनासिब नहीं। किसी ने देख लिया तो तोहमत और उंगलियां उठेंगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा। मुझ पर अगर लोगों ने इल्जाम तराशी की तो अम्मा बेगम की तरबियत पर बात आएगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, वो थोड़े सख्त लहजे में बोली। फिर जो तोहमत और उंगलियां उठाएंगे उन्हें जमीन में जिंदा दफनाने की ताकत सरदार अल्तमिश बुज़दार में है। अभी मैं जिंदा हूँ। कोई तुम पर सवाल तो क्या आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए इन फिक्रों से आजाद हो जाओ। वो हिबा से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहता वापस पलट गया और उसे भी हाथ पकड़कर अपने साथ वहीं एक तरफ बाहर ले जाकर एक कुर्सी खींचकर उसे बिठा दिया। मेरे दोस्तों को वहां मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। अक्सर फरमाइश पर उनके लिए मैं कॉफी बनाकर उनके साथ एंजॉय करके पीता। अब मेरी इकलौती और खास दोस्त तुम ही हो, इसलिए कॉफी बनाकर तुम्हारे पास चला आया। दीवार से टेक लगाकर वह कॉफी पीने के साथ उसे टिकटिकी बांधे देखता बोला, बचपन बहुत पीछे रह चुका सरदार। हम वक्त से बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे बीच दोस्ती जैसा जज्बा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के सरदार बनने वाले हैं।
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं इस फिजूल की हरकतों को ना पसंद करती हूँ, ना इसमें आपका साथ दूंगी। यह आखिरी बार है। इसके बाद आप मत आइएगा। सर झुकाए वह अटल लहजे में बोली, सरदार तो बन जाऊंगा। एक बार तुम्हें अपनी मलकियत में ले लूं। इसके बाद ऐसी वैसी सारी हरकतें ना सिर्फ पसंद करवाऊंगा बल्कि खुशी से तुमसे करवाऊंगा भी। वो जूम मायनी अंदाज में बोलता हिबा का दिल बंद करवा गया। हिबा फटी आंखों से उसे देखती हक लाई। क्या क्या मतलब है आपका? आगे जारी है।